हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मैप देखा था और मैप में हमने गुजरात और राजस्थान के मैप के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देखेंगे और उत्तराखंड की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। ये तिब्बत से सटा हुआ क्षेत्र है भारत का। तो उत्तराखंड का पहले फ्री हैंड मैप बना लेते हैं। उत्तराखंड का फ्री हैंड मैप के बाद थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया उत्तराखंड, ठीक ना। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून में एक IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है भारतीय सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल इस लेवल के अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है देहरादून में। क्या है? देहरादून में IMA। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि IMA कहाँ पे स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है आपका देहरादून में स्थित है। यहाँ 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी रहते हैं उनके ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक ना। और देहरादून जो है यहाँ पे आपका जाली ग्रांट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट, ठीक ना। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से सारी जगह के लिए उड़ानें रहती हैं। तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो देहरादून में है और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ठीक ना। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे है मसूरी। क्या है? मसूरी। IAS की ट्रेनिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर एक आपका लवासना है। लवासना यहाँ पे IAS के जो UPSC क्लियर करके जाते हैं वो यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ठीक ना। तो यहाँ पे लवासना है, ठीक। इसके बाद इसके जस्ट ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ते है आपका उत्तराकाशी जिला, ठीक ना। उत्तराकाशी जिले में जो उत्तराकाशी जिला है यहाँ पे यमुनोत्री और गंगोत्री स्थित है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है और आपकी गंगा नदी। जो इस तरफ का क्षेत्र है जिसके ऊपर का थोड़ा सा यह है आपका यमुनोत्री। यहाँ से यमुना नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। ग्लेशियर है, वहां से यमुना नदी निकलती है। और इसके जस्ट बगल में दाएं साइड से गंगोत्री है, जहां से गंगोत्री है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक ना। ये उत्तराकाशी जिले में दोनों आते हैं, ठीक। इसके बाद जस्ट आपका गंगोत्री के नीचे आते हैं, वहां पे है केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ से ये आपका जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा होती है और अक्सर यहाँ पे दर्शन के लिए जून जुलाई के महीनों में यहाँ पर पास खुला रहता है। तो केदारनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है तो उसमें से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, ठीक ना। इसके जस्ट दाएं तरफ आप जाएंगे तो आपका बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ भी ये हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है। ये 4 धामों में से एक धाम है। जैसे 4 धाम जो हैं आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती है। यहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, तो विष्णु जी के लिए प्रसिद्ध है बद्रीनाथ। ये 4 धामों में ये एक धाम है। 4 धाम आपके कौन कौन से हैं? जैसे बद्रीनाथ हो गया, इसके बाद आपका हो गया पुरी, उड़ीसा में जो है पुरी। उसके बाद आपका द्वारका है जो गुजरात में है, द्वारका। और आपका चौथे नंबर का है रामेश्वरम। कौन है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ये आपके जो 4 धाम है बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम, ये 4 धाम है और बद्रीनाथ इसमें से एक फेमस धाम है, ठीक ना। बद्रीनाथ इसके बाद आपका यहाँ पे जो है उसके बद्रीनाथ के नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे है चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला। ये बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे 1973 में एक ही बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था पर्यावरण बचाने के लिए। पर्यावरण में यहाँ पे जो शुरुआत की थी, यहाँ की जो महिलाएं थी वो पेड़ों से
चिपक गई थी, तो इसलिए इसका आंदोलन का जो नाम था वो था चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका आपका आंसर क्या है? ये उत्तराखंड के चमोली जिला में। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है कि ये कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1973 में। इसको कई प्रकार से क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसमें कई बार पूछा है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत जो की थी वो चंडी प्रसाद भट्ट जी किए थे, और एक गौरा देवी नाम की महिला थी, उन्होंने इसका शुरू किया था। लेकिन नेतृत्व जो किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। तो इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे चिपको आंदोलन के। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी जो थे वो नेतृत्वकर्ता थे, ठीक ना। और इसको जो शुरू किया था वो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जो थी महिला थी, वो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी पेड़ों से चिपक के, ठीक ना, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ये एक पेड़ बचाने के लिए था एक, ठीक ना। तो ये बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। किस जिले में था? चमोली जिले में, ठीक ना। अब चमोली जिले के बाद यहाँ पे आपका चमोली जिले में ही, ठीक ना, यहाँ पे एक जगह बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है जोशीमठ। कौन सी मठ? जोशीमठ। तो जोशीमठ जो है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं जोशीमठ, ठीक ना। ये जोशीमठ है जहाँ यहाँ पे जो हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध एक आचार्य थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जोशीमठ में। ये बहुत ही धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म में। तो यहाँ पे जो इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, उसी में से एक मठ जो जोशीमठ में ज्योतिर्मठ है। कौन सा मठ है? जो हिंदू धर्म में 4 मठ हैं, हिंदू धर्म में कितने मठ हैं? 4 मठ हैं। 4 मठ में एक मठ जो है आपका कौन सा है? ज्योतिर्मठ, जो जोशीमठ में है। ज्योतिर्मठ ये कहाँ पे है आपका? जोशीमठ में, ठीक ना। जोशीमठ जो चमोली जिले में है। जोशीमठ जो है चमोली जिले में है, यहाँ पे ज्योतिर्मठ है, ठीक ना। जो आपका अगला है वो है आपका पुरी में। पुरी में है आपका गोवर्धन मठ। पुरी में कौन सा है? गोवर्धन मठ, ठीक ना। पुरी में गोवर्धन मठ है। इसके बाद जो तीसरा आपका है वो है द्वारका में। द्वारका में कौन सा है? शारदा मठ। कौन सा है? शारदा मठ, ठीक। और आपका जो अगला है चौथे नंबर का वो है रामेश्वरम में। कहाँ पे है? रामेश्वरम में है। रामेश्वरम, रामेश्वरम ये आपका यहाँ रामेश्वरम में कौन सा है? श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ। तो हिंदू धर्म में 4 प्रसिद्ध मठ हैं। तो आपका कौन सा है? आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। तो आपका पहला जो है ज्योतिर्मठ है, जो जोशीमठ में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पुरी, जो वहाँ पे गोवर्धन मठ है, उड़ीसा में है, तो यहाँ गोवर्धन मठ है। द्वारका आपका गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे शारदा मठ है, ठीक ना। इसके बाद है रामेश्वरम, रामेश्वरम में आपका श्रृंगेरी मठ, ठीक। इसके बाद आपका जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे है आपका पिथौरागढ़। ये है आपका पिथौरागढ़, ठीक ना। पिथौरागढ़ हो गया आपका, और अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और रानीखेत। रानीखेत ये तीनों जगह आपके पर्यटक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग जैसे होती है तो इन जगहों पर ज्यादा होती है आपका, ठीक ना। इन क्षेत्रों में इन्हें जो चमोली जिला हो गया, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो होगा आपका अल्मोड़ा, चमोली और रानीखेत, इन क्षेत्रों में जो मूवी की शूटिंग होती है फिल्मों की, यहाँ पे अधिकतर होती है, ठीक ना। फिर आपका यहाँ पे है आपका रानीताल, सॉरी नैनीताल। क्या है? नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल यहाँ पे उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। नैनीताल में उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में।
ठीक ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे इसके जस्ट नीचे में हल्द्वानी है। क्या है? हल्द्वानी। हल्द्वानी, हल्द्वानी इसे आपका जो वहाँ पे है उत्तराखंड की, इसे आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है हल्द्वानी को। तो हल्द्वानी को उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है फल और सब्जी की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। मतलब गिनी चुनी जाती है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी नहीं है लेकिन वहाँ पे एशिया की जो मंडी है उसमें गिनती की जाती है इसकी, हल्द्वानी की। यहाँ पे जो भी आर्थिक रूप से सारे ज़्यादा डेवलप है आर्थिक रूप से, तो इसे आर्थिक राजधानी के रूप में उत्तराखंड के रूप में जानते हैं। उत्तराखंड की जो आर्थिक राजधानी है वो हल्द्वानी है। ठीक ना। तो इस तरह हमने देखा। और यहाँ पे आपका आप यहाँ हाँ मसूरी, इसके देहरादून, देहरादून के जस्ट नीचे आपका है रुड़की। क्या है? रुड़की। रुड़की देहरादून के जस्ट नीचे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है जो है आपका कौन सा है? रुड़की। यहाँ पे आपका आईआईटी है, एक आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है। और यहाँ पे जो भवन अनुसंधान केंद्र है, भवन अनुसंधान केंद्र, भवन अनुसंधान केंद्र। ठीक ना। कहाँ पे है? रुड़की में। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है। ठीक। तो इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, जगह कम है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नदियों के बारे में देखते हैं और दर्रे के बारे में। उत्तराखंड में दर्रे भी स्थित हैं तो दर्रों को भी देख लेते हैं। तो आपका थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। आपका मैप फ्री हैंड मैप बना लेते हैं। तो आपका यहाँ पे हम लोग देख लिए थे, क्या था ये? रुड़की ना। ये रुड़की था। यहाँ पे भवन अनुसंधान केंद्र था, भवन अनुसंधान केंद्र था। ठीक ना। यहाँ पे इसके बाद जो ए वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका क्या है? ये है हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। यहाँ पे गंगा मैदान में उतरती है। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवेश हरिद्वार से ही होता है। ठीक ना। और इसके जस्ट ऊपर में, थोड़ा सा हरिद्वार के जस्ट ऊपर में यहाँ पे है ऋषिकेश। ठीक ना। क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या होता है कि ऋषिकेश में आपका यहाँ पे औषधि, औषधि और दवा, दवा बनती है बहुत ज्यादा। तो औषधि और दवा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऋषिकेश। ठीक ना। और हरिद्वार में क्या होता है? गंगा यहाँ पे प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से। थोड़ा हम लोग नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो नदियां हैं उत्तराखंड की फेमस नदियां हैं, तो वहाँ पे जो आपका केदार यहाँ से जो संतोपत हिमानी है। क्या है? संतोपत हिमानी, हिमानी, संतोपत हिमानी। यहाँ से आपका अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी? अलकनंदा। ठीक ना। और धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ये। और नीति दर्रा से, कौन सा? नीति दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये दोनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु, विष्णु प्रयाग, इन्हें विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ठीक। जैसे ही अब नदियों का एक रूल होता है कि अगर दो नदियां सेम हो तो वहां पे दोनों का नाम चेंज हो जाता है। अगर दो नदियां समान गहराई की हैं तो वहां पे नदियों का नाम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जो नदी ज्यादा गहरी है और एक कम है तो जो ज्यादा गहरी है वो उसी के नाम से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे जो आपका अलकनंदा आती है यहाँ से संतोपत हिमानी से, और धौली गंगा आती है, तो यहाँ पे जो अलकनंदा है इसकी गहराई ज्यादा होती है जिसके कारण ये आगे अलकनंदा के नाम से बढ़ती है। ठीक ना। और धौली गंगा यहाँ से इसका नाम समाप्त हो जाता है। तो ये जब आगे बढ़ती है यहाँ से, तो आपका इस तरफ से, इस तरफ से आपको नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी? नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा? नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग।
ठीक ना। और नंद प्रयाग क्यों बनता है, फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि इसकी गहराई मंदाकिनी नदी की कम है, छोटी नदी है, और अलकनंदा की अधिक है, इसलिए ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। ठीक ना। इसके बाद इसके दाएं तरफ से, इधर से दाएं तरफ से आपका यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ मिलती है आप, सॉरी, इससे पहले नंद प्रयाग से पहले यहाँ पे कर्ण प्रयाग है। कर्ण प्रयाग से पिंडार नदी मिलती है। पिंडार नदी इसके बाएं तरफ से मिलती है। ठीक ना। पिंडार नदी के बाद ये आपका यहाँ पे, हाँ, पिंडार नदी के मिलने के बाद वहाँ पे आपका कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण प्रयाग यहाँ पे, यह है आपका कर्ण प्रयाग। ठीक ना। इसके बाद जो मंदाकिनी नदी है आपका, ये आती है, ये केदारनाथ से निकलती है। कहाँ से? केदारनाथ के चौराबेरी एक ग्लेशियर है, चौराबेरी, वहां से निकलती है आपका मंदाकिनी नदी। और ये आपका कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में यहाँ भी ये अलकनंदा, अब मंदाकिनी नदी जो है जब मिलती है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ, तो फिर यहाँ पे नदी जो अलकनंदा है, अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा होती है, मंदाकिनी की कम होती है। ठीक ना। फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है, इसके बाद भगीरथी नदी। कौन? भगीरथी, जो इसे लोग, बहुत सारे लोग गंगा नदी इसी को मानते हैं, भगीरथी नदी। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से। ठीक ना। गंगोत्री से निकलती है आपकी कौन सी? भगीरथी नदी। इसी को लोग अक्सर गंगा मानते हैं, लेकिन ये गंगा नहीं है, ये भागीरथी नदी है। ठीक ना। ये कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब मिलती है तो यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों की सेम गहराई हो जाती है। अलकनंदा जितनी गहरी है उतनी भागीरथी, दोनों की सेम गहराई होने के कारण यहाँ पे इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। और ये देवप्रयाग से इसे गंगा बोलते हैं। देवप्रयाग से इसे क्या बोलते हैं? गंगा। तो गंगा का उत्पत्ति नहीं होता, गंगा की उत्पत्ति नहीं होती, गंगा बनती है दो नदियों के मिलने से। तो बहुत सारे जो छोटे एग्जाम है उनमें डायरेक्ट पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उसका डायरेक्ट आंसर लोग दे देते हैं कि वो गंगोत्री से निकलती है। लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं, पीएससी लेवल के बड़े एग्जाम होते हैं, वो पूरी तरह से गलत होता है उसका आंसर, क्योंकि गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी जो है वो बनती है दो नदियों के संगम से। तो ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दो नदी जब मिलती हैं आपका देवप्रयाग में, तो यहाँ से कौन सी नदी बनती है? गंगा। ठीक ना। फिर ये गंगा नदी यहाँ के बाद फिर आपका बिहार में जाती है, बिहार से फिर आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक आपका पद्मा जो आपका बांग्लादेश में चली जाती है, और एक आपका हुगली नदी जो आपका कोलकाता में, जिसके किनारे, जिस नदी के किनारे कोलकाता बसा है, हुगली नदी के किनारे, तो वहाँ पे हुगली नदी के नाम से फिर समुद्र में समा जाती है गंगा नदी। और जो गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर वहां से लेकर, शुरू से लेकर देखें तो ये 25 किलोमीटर। ठीक ना। तो इस तरह हमने देखा, थोड़ा सा नदियों के बारे में देख लिया, तो ये आपका इस तरह से उत्तराखंड के बारे में क्लियर हो गया है। तो आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके थोड़ा सा आप हम लोग ये देख लेते हैं कि जो दर्रे हैं उत्तराखंड में, उसको देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो यहाँ पे ये दर्रा है वो है थांगला। ये थांगला दर्रा है जो ऊपर क्षेत्र है। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो गढ़वाल का क्षेत्र है, और नीचे वाला क्षेत्र जो इधर का क्षेत्र है ये आपका कुमाऊं क्षेत्र है। ये है आपका गढ़वाल का क्षेत्र है। ठीक ना। ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है, और ये वाला कुमाऊं का क्षेत्र है। ये कुमाऊं का क्षेत्र है। तो ये थांगला दर्रा है, ऊपर में जो है वो थांगला दर्रा है। ठीक ना। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे माना दर्रा है, उसके जस्ट थोड़ा सा इधर फिर आपका नीति दर्रा है। यहाँ पे नीति दर्रा है। तो उत्तराखंड में 4-5 दर्रे हैं, उसको ध्यान रखेंगे। थांगला दर्रा, माना दर्रा, आपका नीति दर्रा हो गया। ठीक ना। फिर इधर हो गया लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है आपका? उत्तराखंड में ही है। ठीक ना। फिर मांगसाधुरा दर्रा है, यहाँ पे मांगसाधुरा दर्रा। इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं लोग। कौन से दर्रे से?
धुरा दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह हमने उत्तराखंड के बारे में देखा, उसके नदियों के बारे में, उत्तराखंड की नदियों के बारे में देखा, उत्तराखंड के जो दर्रे थे, प्रमुख दर्रे थे, उसके बारे में हमने देखा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग अब छोटा सा क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, दिल्ली के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। दिल्ली एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। दिल्ली, दिल्ली जो है आपका वो उत्तराखंड, सॉरी, इसका हरियाणा जो है, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से सटा हुआ है, बीचों बीच में है, यहाँ से सटा तो नहीं है, दो राज्यों से सटा है, उत्तरा आपका हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश से। लेकिन जो इसका एनसीआर का क्षेत्र है वो आपका वहाँ राजस्थान के दो जिलों में आ जाता है, आपका अलवर जो है, अलवर के क्षेत्र में इधर आ जाता है आपका, ठीक ना। तो दो राज्यों में एनसीआर जो है वो दो जिलों में आ जाता है, राजस्थान के सटा नहीं है, सटा है आपका हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको दिल्ली से थोड़ा सा देख लेते हैं, हमको दिल्ली का फ्री हैंड एक प्रकार से मैप बना लेते हैं, दो राज्यों के बीच में स्थित है, ठीक ना। आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा, क्योंकि ये दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक ना। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और दिल्ली यहाँ पे सारे देश की राजधानी है, तो सारे जो संसद, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, सारी चीज यहीं पे रहते हैं, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली जो दो राज्यों के बीच में है, इसके बीचों बीच में एक नदी गुजरती है आपकी, बीचों बीच में नहीं, इसके पूर्वी क्षेत्र जो होता है एक आपका यमुना नदी निकलती है यहाँ से, यमुना नदी, ठीक। यमुना नदी यहाँ से निकलती है। तो हम लोग देखेंगे दिल्ली में चार प्रकार के जो हैं वो वहाँ पे सरकारें चलती हैं, ठीक ना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपकी पहले नंबर की है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे रहता है। दूसरा नंबर वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। तीसरा नंबर हो गया वहाँ पे एमसीडी, ठीक ना। और चौथा नंबर हो गया डीडीए। ये चार प्रकार से वहाँ पे गवर्नमेंट रूल करती हैं सारी चीजें। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं किसमें कौन सा क्या चीज देखता है, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वहाँ पे जो कानून व्यवस्था रहती है, पूरी पूरी कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, क्योंकि केंद्र शासित देश की राजधानी है, तो वहाँ पर सारी कानून व्यवस्था जो रहता है वो दिल्ली के हाथों, सॉरी, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक ना। और वहाँ पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकारियों की जो ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होता है, उन सारी चीज़ों को कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है, ठीक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे जो होता है हॉस्पिटल का देखती है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल देखती है, हॉस्पिटल देखती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक ना। और वहाँ पे हॉस्पिटल के बाद यहाँ पे जो स्कूल होती है, स्कूल, स्कूल देखती है। और उसके बाद क्या देखती है? यातायात के लिए देखती है, यातायात, यातायात के देखिए। जैसे दिल्ली सरकार में, अभी दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, तो उन्होंने जो हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। जो हो गया आपके हॉस्पिटल अच्छे कर दिए हैं, वहाँ पे स्कूल अच्छे कर दिए हैं, और यातायात में भी बहुत सारी उन्होंने सुविधाएं दे रखी है। सीएनजी की बसें जो हैं वो सारी प्रदूषण से मुक्त हैं, वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल और जो यातायात के सारे क्षेत्र रहते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है, ठीक ना। इसके बाद होता है एमसीडी, एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये वहाँ पे क्या साफ सफाई की जो व्यवस्था रहती है, साफ सफाई की व्यवस्था कौन सा देखता है? साफ सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था देखती है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये भी हम आम आदमी पार्टी के कब्जे में आ गई है, पहले इसमें अलग पार्टियां, अलग अलग पार्टियां रूल करती थी। तो एमसीडी जो थी, तो इसमें आप दिल्ली की, मतलब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में साफ सफाई में ये के लिए देखता है। और डीडीए जो है आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या है इसका पूरा नाम? दिल्ली, दिल्ली डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी,
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है, जो दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो उसको जो पास करने का रहता है वो डीडीओ की अनुमति से होता है। जब तक डीडीओ इसको पास नहीं करेगा, कोई भी बिल्डिंग जो बनती है तो जब तक ये पास नहीं करेगा तो आप बिना अनुमति लिए आप नहीं कर, तो जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो इन्हीं के थ्रू बनती है। तो दिल्ली में एक प्रकार से 4 प्रकार की रोज सरकार होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एमसीडी और डीडीए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमसीडी जो दिल्ली है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र विस्तार हो रहा है वो किन वजहों से हो रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो ये आपका दिल्ली हो गया। ठीक, अब इसके तरफ आप जो इस तरफ का एरिया है आपका, इस तरफ का इस तरफ का एरिया है, ये आपका हो गया यूपी, ए वाला इधर का एरिया जो हो गया ये हो गया यूपी। और जो इस तरफ का क्षेत्र है, इस तरफ का आपका ये कौन सा हो गया, हरियाणा, हरियाणा। ठीक, ये हरियाणा क्षेत्र हो गया। तो जो आपका दिल्ली का दक्षिणी क्षेत्र है, कौन, दिल्ली का जो दक्षिणी क्षेत्र है आपका, जो दिल्ली का दक्षिण क्षेत्र है ए वाला, ये आपका ओखला है। क्या है, ओखला। ये बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो इन ज्यादा जो जनसंख्या के कारण औद्योगिक क्षेत्र है तो यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है। इस जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए क्या किया कि दिल्ली सरकार ने इसको थोड़ा सा इसका विस्तार किया। क्या किया, यहाँ पे इसका थोड़ा सा विस्तार हुआ, यहाँ पे विस्तार हुआ और ए वाला क्षेत्र उसने ओखला की जगह पर इसे न्यू ओखला बना दिया। क्या बोलना है, न्यू ओखला। अब न्यू ओखला को क्या बोलते हैं, नोएडा। जो आपका नोएडा है, नोएडा, नोएडा ही न्यू ओखला है। तो ओखला में जब दबाव बढ़ा, ज्यादा लोग, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा क्षेत्र उसका विस्तृत किया और उसका नाम दिया नोएडा। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला, न्यू न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब ओखला में दबाव बढ़ा, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी दिल्ली में, तो उन्होंने थोड़ा सा क्षेत्र उसका विस्तृत कर दिया और उसको क्या बोल दिया, नोएडा। और नोएडा का जो क्षेत्र है वो गौतम बुद्ध नगर यूपी में आता है। तो जो नोएडा है वो पूरी तरह से यूपी में है, ठीक ना। फिर जब नोएडा में ज्यादा लोग, जनसंख्या बढ़ने लगी, वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र विस्तार होने लगा, दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने लगी, तो नोएडा को और विस्तृत करने लगा। और जब नोएडा को और विस्तृत किया तो यहाँ पे इसको आप ग्रेटर नोएडा बोलने लगे। क्या, ग्रेटर नोएडा। तो जैसे जैसे बढ़ता गया तो नोएडा आया, उसको ओखला था, ओखला के बाद नोएडा आया, नोएडा के बाद अब ग्रेटर नोएडा हो गया। तो ये आपका इधर का हो गया ओखला, ओखला के बाद नोएडा, फिर उसके बाद और इधर ग्रेटर नोएडा हो गया, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से है, ठीक ना। और जो एनसीआर होता है आपका, जो एनसीआर है आपका, ठीक, तो जो एनसीआर है वो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये एनसीआर के अंडर में आता है। तो एनसीआर क्या होता है आपका, एनसीआर ये है नेशनल नेशनल कैपिटल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब जब दबाव बढ़ने लगता है किसी भी देश की राजधानी पर, तो उसको थोड़ा सा दूर तक, वहाँ पे कुछ चीजें जैसे अपन हॉस्पिटल दूर बना दिए, स्कूल कॉलेज ज्यादा दूर बना दिए, तो वो दबाव कम होने लगता है, ठीक ना। तो एनसीआर का इसका किया गया। तो एनसीआर जो है ये पूरा है। एनसीआर में आपके जो है दिल्ली तो आता ही है एनसीआर में। एनसीआर में पूरे एनसीआर का 2.9% ये दिल्ली है। पूरे एनसीआर का 2.9% दिल्ली है। तो एनसीआर में आपका हरियाणा, हरियाणा के कितने जिले, 14 जिले आते हैं आपके। यूपी के आपके 8 जिले आते हैं और राजस्थान के 2 जिले आते हैं एनसीआर में, ठीक ना। तो एनसीआर का आपका पूरी तरह से विस्तृत है, एक कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, ठीक। यहाँ पे जो रूल करता है, केंद्र सरकार ने इसके लिए योजना बोर्ड बनाया है। एनसीआर आपका
पीबी मतलब प्लानिंग बोर्ड, ये हर एक राज्य के लिए अलग अलग काम करती है। आपका हरियाणा के लिए अलग योजना बोर्ड बनाया है, और यूपी के लिए अलग, और आपका राजस्थान के लिए अलग। तो ये 4 राज्यों, दिल्ली के लिए योजना बोर्ड, एनसीआर, ठीक ना, प्लानिंग मॉनिटरिंग सेल बनाया है, ठीक। इसके लिए बाद हरियाणा के लिए भी मॉनिटरिंग सेल बनाया है, एनसीआर के लिए, यूपी के लिए बनाया है। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे का जो कार्यभार रहता है ये सारी देखता है। तो इस तरह हमने से अपना आपका उत्तराखंड को हमने देखा। इसके बाद एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो देश की राजधानी है उसको देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के राज्य जो आपका उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार इधर के राज्य देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।